हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका ओलंपियाड कॉर्नर पर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं IOQM की प्रॉब्लम शीट सेकंड। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने DPP 1 डिस्कस की थी बहुत अच्छे से, और उसके अंदर 11 क्वेश्चन थे। और मैंने सभी बच्चों को कहा था कि आपको शर्माना नहीं है, कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना है कि आप 11 में से कितने क्वेश्चन कर पाए। कुछ बच्चों ने लिखा भी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट देख के कि वो ऑनेस्ट थे। आई थिंक एक बच्चे ने लिखा था कि मैंने 11 में से एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो लिख तो पाया, और बच्चे तो ये भी नहीं कर पाए थे। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छे से लेकिन ये नहीं लिख रहे हैं कि मैं कितने क्वेश्चंस कर पाया था, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस है ना, इंप्रूव हो रही है टाइम के साथ। पहले आप एक क्वेश्चन कर पा रहे थे, क्या पता आप आगे जाके दो तीन, और आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी की पूरी शीट इन द गिवन टाइम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ता हुआ देख पाए, इसलिए मैंने बस कहा था कि कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। और मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं कर रहे थे अब करें, और जो कर रहे थे वो तो करते ही रहे। ठीक है, तो चलिए, आपकी प्रॉब्लम शीट ये सेकंड है, और एज यूजुअल आपके 75 मिनट्स और टॉपिक्स आपको ये हमने बता ही रखे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपकी ये पहली प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है। और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बेसिकली कई बार दिखने में बहुत मुश्किल होती ईजी है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, दिखने में बहुत ईजी लग रही होती है, होती मुश्किल है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स में ना आप बेसिकली डाटा का कैसे यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जा रही है, इसके 4 लीटर का सोल्यूशन है और 45% एसिड है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूँ कि ए है वो 45% एसिड है, तो मतलब 45/100 मल्टीप्लाई बाय कितना, 4 लीटर का सोल्यूशन है 4। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 9, 20 और ये आ गया 5, तो ये आ गया 9/5 लीटर एसिड। ए के अंदर 9/5 लीटर एसिड है, तो पानी कितना है हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि टोटल वो है ना 4, तो 4 - 9/5, तो ये आ गया 11/5 लीटर। 11/5 लीटर आपके पास इसमें वाटर आ गया। बी के अंदर बेसिकली क्या है बेटा, बी में आपके पास है 5 लीटर ओवरऑल है और 48% एसिड है, तो 48/100 और 5 लीटर आपका ओवरऑल है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, और 4 के टेबल पे 12, और ये आ गया 5, तो ये आ गया 12/5 लीटर एसिड। ठीक है, और ये आ गया 5 - 12/5 दैट इज 13/5 लीटर आपके पास आ गया वाटर। क्लियर। अब सी है, इसके अंदर 1 लीटर का सॉल्यूशन है और K% एसिड है, तो K% है तो बेसिकली क्या आएगा, K/100 ऑफ 1, तो बेसिकली लीटर एसिड। ठीक है, और पानी कितना आ जाएगा आपका, 1 - K/100 लीटर वाटर आ गया। चलो, एक बार जो डाटा था उसको तो मैंने अच्छे से लिख लिया। अब जार सी में से मैंने M/N लीटर सॉल्यूशन ए के अंदर डाला, मतलब कितना डाला हमें नहीं पता, और बाकी बचा बेसिकली 1 - M/N मैंने इसके अंदर डाल दिया बी में। ठीक है, खास बात क्या है कि एट द एंड बोथ जार ए एंड बी कंटेन द सॉल्यूशन दैट आर 50% एसिडिक। जार ए जार बी के अंदर वो सॉल्यूशन है जो 50% एसिडिक है आपका। तो मतलब अगर मैं जार ए जार बी को भी मिला दूं, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो 50% एसिड 50% बेस होगा। ठीक है, 50% एसिड 50% वाटर होगा। ठीक है, और आपसे K, M और N आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं ये वाली जो बात लिखी हुई है इसका अगर अच्छे से यूज करूं, मैं कैसे यूज कर सकता हूं इसका, इसका मैं ऐसे यूज कर सकता हूं कि अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशन को मिला दूं, मतलब 4 लीटर 5 लीटर और 1 लीटर, तो मेरे पास ओवरऑल कितना बना, A+B+C, मेरे पास बना 10 लीटर। ठीक है, और क्या कहा हुआ था, इसने कहा था कि सी तो पूरा खाली हो चुका है आखिरी में, और जार ए जार बी 50% एसिड है दोनों में। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल भी 50% एसिड हुआ ना, तो मतलब इसमें से बच्चा 5 लीटर तो पानी है और 5 लीटर आपका एसिड है। तो अगर मैं यहां से ओवरऑल एसिड देखूं, ओवरऑल एसिड कितना है 9/5,
प्लस 12/5 प्लस k/100। ठीक है, ये परसेंटेज में था ना, तो इसलिए k/100। तो ये आ गया आपके पास 9/5 प्लस 12/5 प्लस k/100 आपका एसिड था। और ये ओवरऑल एसिड किसके बराबर था? 5 लीटर के बराबर। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर मैं यहाँ से k/100 निकालना चाहूँ तो ये आ गया 5 माइनस ये आ गया 21/5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 25 और 4/5 गुना 100। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 80। ठीक है, तो हमने एक अननोन जो था ना आपका k, वो फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे m और n भी फाइंड आउट करना है। m और n बेसिकली क्या है कि मैंने कितना c में से सॉल्यूशन a में डाला था। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए लेट से मैंने x डाला था। मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि हमने क्या किया। c आपका जो जार था, c में से x मैंने डाल दिया। x बेसिकली m/n है मेरा। ठीक है, तो x मैंने डाला a में, तो a के अंदर टोटल पहले 4 था, तो ये 4 + x बन गया। और बाकी बचा 1 - x मैंने b में डाला, और b के अंदर पहले 5 था, तो अब इसमें 6 - x बन गया। आई होप यू कैन फील कि हाँ ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब a के अंदर 4 + x पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें से एसिड कितना है ये देख लो। आपको ये पता है कि जो एसिड है ना वो 50% है टोटल का। तो मतलब ये 4 + x है ना, इसका अगर मैं 50% करता हूं तो ये मेरा एसिड है ए के अंदर फाइनल स्टेट में। और ए में एसिड ऐसे कितना है? पहले कितना एसिड था? पहले तो था 9/5। 9/5 वो तो अभी भी रहेगा। फिर मैंने x तो ये डाला, और उसमें से x जो टोटल अमाउंट थी सॉल्यूशन की, उसमें से एसिड कितना था? वो था k%, मतलब kx/100। तो यहां पर जो k आपने डाला था ना, उसके अंदर एसिड कितना गया था? kx/100। आई होप आप ये समझ गए। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं जो k था मेरा, और यहाँ पे जो x है ना वो m/n है। आप कंफ्यूज ना हो कि x क्या है, क्योंकि m/n 2 वेरिएबल लूंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इसीलिए। तो यहाँ पर k आपका कितना था? 80 पुट कर दो, तो ये आ गया 4 + x/2। ये आ गया 9/5, और 80 आ गया 4x/5। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या गया? 5 20 + 5x, और ये आ गया 18 + 8x। तो ये आ गया 3x, और 3x आ गया बेसिकली, और ये आ गया 2। तो x आ गया 2/3, और x मेरा m/n था। तो मेरे पास m आ गया 2, n आ गया 3, और k आ गया 80। मुझसे आखिरी में क्या पूछा जा रहा था? k + m + n। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ गया फाइनल? अगर मैं आंसर लिखूँ आपका k + m + n, तो ये आ गया आपके पास 85। तो 085 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन टू बी ट्रू इट वॉज नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज मैंने बताई है ना आपको आखिरी में, ये वाली तीनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने वाली, दैट वाज वेरी हार्ड टू फिगर। मतलब ये हिट करना कि हाँ मैं तीनों को मिला देता हूँ तब आपका 50% एसिड 50% वाटर रहेगा, ये वाली बात इतना जल्दी हिट नहीं करती है। इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे ईजिएस्ट और सबसे छोटा तरीका यही होगा इसका। बट ये जो था बात, इट वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाली बात, मतलब ये वाली बात टोटल कि हमने इसको मिला दिया। इट वॉज हार्ड टू फिगर आउट डेफिनेटली। ठीक है, और फिर उसके बाद तो आई थिंक ये आप कर ही लेते आगे, बट अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर n दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब मुझे 5 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करने हैं, और नंबर हो मतलब कितने आ सकते हैं वो। ठीक है, मतलब 5 डिजिट, 1 2 3 4 5।
द नंबर n इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से वो डिविजिबल है तो मतलब लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। द फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपकी इक्वल है, पहली और आखिरी अगर इक्वल है तो 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर 0 आ गई पहली तो वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से एक बात तो कह सकता हूँ पहली दो लाइनों से कि जो मेरा नंबर है ना वो इस टाइप का है 5, बीच में मुझे नहीं पता क्या है, बट यहाँ पे भी 5 है आखिरी में। इतना मैंने पहले दो से लिख लिया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n इज डिविजिबल बाय 5। तो बेसिकली सम है ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेट से ये x है, ये y है, ये z है। x y z बेसिकली आपकी डिजिट्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो x y z है ना, ये बेस 10 में मैंने लिखा है। तो बेसिकली 0 से लेके 9 तक आप कोई भी वैल्यूज आप इनकी डाल सकते हो। इनमें से कोई भी लीडिंग कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक बात देखें, पहली बात तो एक्स वाई जेड टोटल नंबर कितने बना सकते हो। एक्स 10 जगह ले सकता है, वाई भी 10, और जेड के पास भी 10 ऑप्शन है। तो बेसिकली टोटल 1000 आपके पास ऑप्शन है। लेकिन क्या वो 1000 के 1000 ऑप्शंस ऐसे बनेंगे जिनका जो क्या कहते हैं सम 5 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मुझे उनमें से अब वो वाले निकालने हैं कि जो 5 से डिविजिबल हो। बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 5 प्लस 5 तो 10 होता है, इसकी तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, और ये तो ऐसे भी फिक्स्ड ही है। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे ये करना है। लेकिन अब करें कैसे? ये तो मतलब x 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, y भी 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, z भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ये लेट से x मेरा 1 है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। x मेरा है 1, x अगर 1 आ जाता है तो ये आया 1, और y मेरा 0 से लेके 9 तक कुछ भी है। तो मेरे पास बेसिकली क्या बना, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 8 और 1 9। क्लियर? लेकिन मुझे तो इन दोनों का सम करना है ना। सम करो, सम किया तो ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दो, मेरा जेड है ना वो, पहले मैं 0 आपको लेके दिखाता हूं। अगर मैं 0 लूंगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 0 लेता हूं अगर मैं z को, तो ये सभी नंबर्स के अंदर ऐड करके एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये जो रिजल्टेंट है ना x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो जेड 0 लेने से बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, y आपका वेरी कर रहा है तो y को तो छोड़ो। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। इसमें से कितने आपके 5 से डिविजिबल है? एक तो ये वाला, जब आपका सम 5 आ रहा है, और एक सम आपका 10 आ रहा है, ये आपका डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं z को 1 लेता हूं, उससे क्या होगा, एक चीज देखो, ये जो सभी नंबर्स है ना एक एक आगे खिसक जाएंगे। उससे होगा क्या, ये बेसिकली 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, और ऐसे करते करते यहाँ पर आपका एक 10 होगा, एक 11 होगा। अभी भी कितने नंबर डिविजिबल है 5 से? एक तो ये और एक ये, मतलब अभी भी 10 में से 2 ही डिविजिबल है, यहां पर भी 10 में से 2 ही डिविजिबल है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप z को लेट से 2 ले लो, तब क्या होगा, वो एक एक फिर खिसक जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मैं z को लेट से कितना लूं कि 2 के अंदर 3 ऐड करके मैंने क्या कहते हैं 5 ले लिया मैंने, z को 5 लूंगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 5 6, सॉरी 4 लीजिए, 4 में आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। 4 लेने से यहाँ पर आपका 5 बनेगा, ठीक है, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 9 10, और आखिरी वाला बेसिकली 10 है तो 14 बनेगा, 11 12 13 14।
क्या आप देख रहे हैं? अभी भी ये टोटल 10 है, इसमें से डिविजिबल एक तो 5 है और एक 10 है सिर्फ। हर एक केस में आपका ये डिविजिबल। लेकिन बच्चे तो कहेंगे सर ठीक है आपने ये कर दिया, z आपका हर जगह 0 था आपने ऐड कर दिया। ऐसा केस भी तो हो सकता है कि मतलब आपने z को यहाँ पर 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, उस टाइप का। ठीक है, जब आप वो करोगे ना, आप देखोगे उस केस में भी सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर आ रहे हैं जो आपके 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बस इतना सा मुझे आपको समझाना था और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि क्या है। एक्स कितने तरीकों से फिल हो सकता है, 0 से लेकर 9 कुछ भी भरो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिकली 10 तरीकों से। वाई कितने भी तरीकों से भरो, 0 से लेकर 9 तक 10 तरीके हैं, भर दो। लेकिन z है ना, z को ऐसे फिल करना है कि सम आपका 5 से डिविजिबल हो, और 5 से डिविजिबल सिर्फ 2 ही तरीकों से हो पाएगा। ठीक है, और वो 2 तरीके ऑब्वियसली हर बार अलग अलग होंगे। इस केस के अंदर कुछ z इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा था, इस केस में z इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ z की 2 ही ऐसी वैल्यूज हैं, x और y की इतनी वैल्यूज के लिए जो सम को 5 से डिविजिबल बनानी है। तो यहां पर आपका है 2, तो टोटल आपका आ गया 200, एंड दैट इज द। ये इस क्वेश्चन में बस ये वाली बात थोड़ी आपको समझनी थी। ठीक है, एज सच इस क्वेश्चन में और कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस बच्चे यही नहीं समझ पाते कि सर यहाँ पे 2 कैसे आया, और ये 2 कैसे आया वो मैंने फील करवाने की पूरी कोशिश कर ली है। अगर फिर भी समझ नहीं आया प्लीज रिपीट करके देखिए, आपको आ जाएगा। चलिए, इसके बाद ABCD बेटा आपका एक स्क्वायर है, एंड EF ABCD अगर एक स्क्वायर है तो पहले तो हमने ये स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा A, ये है B, ये है C, ये है D। E एंड F बी द पॉइंट ऑन द AB एंड BC। तो E मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, E और F बेसिकली पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। द लाइन थ्रू द E पैरेलल टू BC। E से बेसिकली मैंने एक लाइन खींची, E से हमने E से बेसिकली लाइन खींच रहे हैं हम जो BC के पैरेलल है, और F से खींचे है जो आपका AB के पैरेलल है। क्लियर? वो डिवाइड कर दे रही है ABC को 2 स्क्वायर और 2 नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स के अंदर। आप देख पा रहे हो कि लगभग ये आपका स्क्वायर है 2, और ये 2 आपके रेक्टेंगल्स है। ठीक है, फिर इसके बाद द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स, मतलब इसका और इसका जो सम है वो क्या है, 9/10 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ABCD का जो एरिया है ना उसका 9/10 है। तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। तो बेसिकली आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी। अब इसके अंदर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं मान लेता हूं कि ये आपका x है और ये वाली लेंथ आपकी 1 है, क्योंकि एट दी एंड तो मुझे रेशियो चाहिए ना जस्ट, तो डजेंट मैटर कि ये कितना है, एक बार मैंने x और 1 मान लिया। इस क्वेश्चन को हम ओवरऑल 1 मान के भी कर सकते हैं, वहां से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका x आएगा। क्लियर? अब ये 1 है, अब ये स्क्वायर है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये भी स्क्वायर है तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले ये देखिए, ए अपॉन ई बी दैट इज x अपॉन 1 प्लस ई बी अपॉन ए, ई बी अपॉन ए मतलब 1 अपॉन एक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये आपसे डिमांड है क्वेश्चन की। अब ये जो डिमांड है ना आपकी, इस क्वेश्चन को करने के यकीन मानिए और भी बहुत गंदे गंदे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू। अब एरिया की अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो ये वाले जो आपका स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस इसका एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, इसका जो वो है 9/10 ऑफ 9/10 ऑफ इस पूरे का ABCD का एरिया कितना है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ये भी एक्स ही आपकी। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये आ गया आपके पास। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास
ऐसे करते हैं थोड़ा सा, 10 प्लस एक्स स्क्वेयर 9 और ये आ गया 18x। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 18x, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 1 आ गया। अगर मैं देखूं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की जो वैल्यू है ना यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वो आपका 18x है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसको मैंने 18x बाय एक्स लिख दिया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर 018। तो 018 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपको काफ़ी इजी लगा होगा ये सोल्यूशन। इससे इजी तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, यकीन। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रेटिक का बेसिकली सहारा लिया है, अलजेब्रा का आपका ये, मतलब इस क्वेश्चन को आप अलजेब्रा का मान लीजिए, ज्योमेट्री का मान लीजिए। ऑब्वियसली मैं प्रॉपरली बाइफरकेट नहीं कर सकता कि मैंने ज्योमेट्री लिख दिया था, आप अलजेब्रा भी मान सकते हो। चलो, ये एक आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, और यकीन मानिए 2020 ME2 में आया था ये प्रॉब्लम, और कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको हैरान नहीं होना है कि अगर आपके ओलंपियाड के अंदर इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कई बार ठीक है, मतलब ऐसा है कि 100 में से 2 या 3 बार होगा वो वाला। आपको बेसिकली एक्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, और वो जो एक्स आपको ऐसा करना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है आपके, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, और उस एक्स को m/n में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बेसिकली सिंपल आपका ये लॉग का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज लगा लो, बेस चेन थ्योरम से पहले अलग अलग कर लो। लॉग ऑफ 3 की पावर 20 और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 की पावर x। यहाँ पर log ऑफ 3 की पावर 220 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 की पावर x प्लस 3। ये क्वेश्चन आई थिंक हर एक बच्चे से होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बच्चों गलत चल रहे हो आप। पावर को नीचे ले आओ, 20 log 3, यहाँ पर x को नीचे ले आओ, log 2, यहाँ पर 20 को नीचे ले आओ, log 3, और यहाँ पर x प्लस 3 को मैं नीचे ले आता हूँ तो log 2। अगर मैं देखूँ तो ये आपका कैंसिल, ठीक है, और ये आपका आ गया 101 पर। क्लियर, ये आ गया आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 101x। क्लियर, तो ये आपका यही है ना, x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली 3/100। x आपका 3/100 है, पूछा गया था m प्लस n मतलब 103। 103 इज द करेक्ट, m आपका 3 और तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये 1984 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक इंटीजर n है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मल्टीपल है 15 का, सच दैट एवरी डिजिट ऑफ द n इज आइदर द 8 और 0। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर 15 का मल्टीपल है, n बेसिकली 15 का मल्टीपल है, तो वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि 15 के फैक्टर 3 5 होते हैं, तो वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी। क्लियर, अब अगर वो 5 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट उसकी या तो 0 होगी या 5 होगी, और आगे उसने कहा है कि जो डिजिट है या तो 8 होगी या 0 होगी, तो ऑब्वियसली जो डिजिट होगी आपकी आखिरी वाली वो 0 ही होगी। तो n कितने डिजिट का है ये मुझे पता नहीं है, और लेट से जो आखिरी डिजिट है उसकी वो 0 है। क्लियर, अब ये वाली कंडीशन मैंने यूज कर ली, 3 का वो मल्टीपल होना चाहिए, तो मतलब बेसिकली सम ऑफ डिजिट है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं 0 0 0 भरता रहूं हर जगह, तो 0 3 से डिवाइड होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मेरा n है ना वो पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है बेसिकली। क्लियर, तो मतलब 0 0 0 वो केस हो नहीं सकता। मैं ये ज़्यादा बोलूंगा, ये वाला क्वेश्चन लिख आप अपनी लैंग्वेज में लीजिएगा। क्लियर, फिर इसके बाद अगर मैं लेट से, मतलब मैं हर जगह 0 0 भरता रहूंगा, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि n आपका पॉजिटिव होना है। अब मैंने 8 भरा यहाँ पर, ठीक है, अब 8 भरने से क्या हुआ कि सम ऑफ डिजिट बन गया 8। क्लियर, 8 बन गया, लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर 0 भर दूं तो उससे क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट तो अभी भी उतना ही रहा,
और ये 3 से डिवाइड अभी भी नहीं हो रहा, तो मतलब मैं यहाँ पर जितने भी जीरो भरता रहूं कोई भी बेनिफिट नहीं होगा उससे। ठीक है, मेरा नंबर बस बड़ा होता जाएगा और मुझे सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। नंबर मेरा बड़ा होता जा रहा है तो मतलब यहाँ पे 0 0 0 मत भरो। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मैंने 8 या 0 ही भर सकता हूँ तो 1 और 8 भर दिया। अब देखा, अब दोनों का सम 16 हो रहा है। ठीक है, ये तो 3 से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने इसके बाद वापिस सोचा मैं 0 0 भर दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 16 प्लस 0 16 ही, तो मतलब 0 0 भरने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि 1 और 8 भर देता हूँ। 1 और 8 भरने से इनका सम कितना बन गया, ये बन गया बेसिकली 24। 24 और 24 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, और ये नंबर के पीछे है 0 तो मतलब ये 5 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली 8880 ये है आपका n। n है आपका 8880। क्लियर। आपसे n बाई 15 पूछा था, n बाई 15 दैट इज 8880 बाई में 15। क्लियर। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 592। तो ये आपका करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए हमने लिखा कुछ भी नहीं है, लिखा बहुत मिनिमल है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था ये। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना था कि ज़ीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतना सा सॉल्यूशन नहीं देखना है, जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको देखना है। ठीक है, नहीं समझाया तो उसको रिपीट करके देखो, अपनी लैंग्वेज में लिखना नोटबुक में कि मैं कैसे लिखूंगा, कि मैं जीरो यहाँ पे क्यों नहीं भर रहा हूँ, उसका कारण लिखना। ठीक है, मैं 8 8 भरता जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने 3 8 मिनिमम क्यों भरे, क्योंकि इनका सम अब जाके 24 बना है। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी छोटा और काफ़ी बढ़िया। चलिए, आपको एक इंटीजर गिवन है n। ठीक है, मुझसे अच्छा n ये इंटीजर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है मतलब n आपका ये इंटीजर है पूरा, मतलब इसको सोल्व करेंगे 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 99। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि इसको सोल्व करके n आएगा, कुछ कुछ भी आएगा। लेट से वो आ रहा है 9 9 8 7 6 5, ऐसे करते करते पता नहीं कितना बड़ा आएगा, और इसके सभी सम, ये सभी डिजिट्स का सम बताना है मुझे। क्लियर। ओके, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, ऑब्वियसली हम ऐसे इसको कर नहीं सकते, लेकिन इतनी सिमेट्री दिख रही है कि पहले क्या क्या चीज़ें नोटिस करने वाली। फर्स्ट प्लेस पे आपके नंबर ऑफ नाइन्स है 1, सेकंड प्लेस में नंबर ऑफ नाइन्स है 2, थर्ड पे 3, और आखिरी करते करते आखिरी में अगर 321 डिजिट है, मतलब 321 नो है, तो मतलब ये नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स है ना, ये 321 है। 3, ये टोटल 321 है बेसिकली। ये बात आई थिंक आप समझ चुके। अगर मैं 9 को 10 माइनस 1 लिख दूं तो, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं तो, 999 को अगर मैं 10 का क्यूब माइनस 1 लिख दूं तो, और आखिरी में करते करते इसके अंदर क्या था 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर 321 माइनस 1। आई होप आपको ये समझ आ गया। यहाँ से मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ 10 स्क्वायर और 10 का क्यूब और 10 की पावर 321। देखने में तो जीपी बन गई है, लेकिन इसका सम ऑब्वियसली आप नहीं लिख सकते हो भी क्योंकि 321 डिजिट है, कहाँ से लिख दोगे। अब ये एक आपके पास कितनी बार आया है 321 बार, तो माइनस का 321। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ सीखिए। एक चीज़ आप क्या सीखेंगे, लेट से 10 की पावर 5 तक आपको एक मैं सम करके दिखाता हूँ, फिर आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, पीछे वाले को ऐसे लिखा, 10 की पावर 4 को 3 4 ऐसे लिखा, 10 क्यूब जल्दी से लिख देते हैं इसे, और ये आ गया आपके पास, ये मैंने लिख दिया। मैं एक बार छोटे का सम करके दिखा रहा हूँ आपको। इससे बना क्या 1 1 1 1 1 0। जब मैंने 5 तक सम किया
तो मेरे पास 5 एक आए, आखिरी में एक 0 आया। जब मैं यही चीज 10 तक करूंगा तो 10 एक आएंगे, आखिरी में एक 0। मानते हो? तो ऐसे करते करते ये चीज जब 10 की पावर 321 तक करोगे तो एक 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 ऐसे करते करते एक, कितने एक आ जाएंगे? 321 एक आ जाएंगे और पीछे एक आ जाएगी 0। क्लियर? और उसमें से अब माइनस करना है आपको 321। अब इस पूरे नंबर में से 321 को माइनस करना है। ठीक है? और आप जानते हो 321 तो आखिरी की इसकी कुछ डिजिट्स है ना, जैसे कि 1 और 1 1, बस इसमें से ही घट जाएगा ना आपका पूरा 321। तो इसको माइनस कर लो। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि 3 एक यहाँ से लिए, 1 1 1 0 में से 321 गया, तो ये आया 9 और ये आ गया 8 और ये आ गया आपके पास 10 और 3 7 और ये आया 0। ठीक है? आई होप ये समझ आ गया आपके पास कि 0789 कैसे आया। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 ये लिए थे, तो 321 में से 3 गए 318, तो मेरे पास 318 एक है, 318 एक है। और उसके बाद जो डिजिट लिखी जाएगी वो होगी 0789। ओके, अब 318 एक का सम होगा 318, और यहां पर आप अपना सम देख लीजिए, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है? 24। तो ये आ गया आपके पास 12 का 2, एक कैरी, 2 3 4 और 3, तो 342 विल बी दिस। ये जो आपका नंबर है ना 1111 318 बार, फिर 0789, ये आपका n है आपका पूरा, और इनका जो डिजिट्स का सम आया वो है 342। ठीक है? तो ये बेसिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं लगा, लेकिन स्टिल एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है? आई होप आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन जानने में। बस आपको आखिरी में ये वाली चीज़ देखनी थी कि 321 को कैसे हमने माइनस करके पूरा नंबर लिख दिया। चलो, 2023 का ये क्वेश्चन है एमी 2 का। ठीक है? कॉम्बिनेटोरिक्स पर कंसीडर कीजिए एक एल शेप्ड का रीजन, ये बेसिकली डायग्राम आपको दिख रहा होगा एल शेप्ड का, 3 यूनिट स्क्वायर से बना है। यूनिट स्क्वायर बेसिकली 1 1 की वो है साइड लेंथ, जॉइंट एट देयर साइड, और ये दिखाया गया है। ए और बी आर चोजन इंडिपेंडेंटली एंड यूनिफॉर्मली एट ए रैंडम फ्रॉम इनसाइड द रीजन। मतलब कोई दो पॉइंट्स ए और बी हमने लिए। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी दैट द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी ऑल्सो लाइज इनसाइड दिस रीजन कैन बी रिप्रेजेंट एज एम बाय एन। बेसिकली आपसे एम प्लस एम, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ए और बी आप दो पॉइंट लेंगे, उसका जो मिड पॉइंट है ना वो भी एल रीजन के अंदर ही आएगा, इसके कितने चांसेस है, ये करना है क्वेश्चन। तो पहले तो थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। समझेंगे कैसे कि मैं ए और बी ले कहाँ कहाँ सकता हूँ, और किस किस केस के अंदर वो अंदर रहेगा, किस में वो बाहर रहेगा। लेट से अब ये चीज आप थोड़ा सा ज्यादा देखिए वर्बली, ए मैंने यहाँ पे लिया और कहीं पर भी बी ले लिया, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होएगा ना वो आपका अंदर ही रहेगा। क्लियर? पहले मैं सिर्फ अकेले डब्बे डब्बे में खेल रहा हूँ, ए को मैंने यहाँ पे लिया और बी इस डब्बे में ही कहीं पे लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट अभी भी यहीं आएगा। ए को अगर मैंने यहाँ पे लिया और बी को मैंने यहाँ पे लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इन सभी केसेस के अंदर जो मिड पॉइंट है ना वो अंदर ही लाई करेगा। ओके, मैं रफ कर रहा हूं बट प्लीज आप लिख लीजिएगा ये चीज अच्छे से। अब अगला, ए को मैंने यहां पे लिया, बी को मैंने यहां पे लिया, एडजेसेंट डब्बों में। एडजेसेंट जब डब्बे में लूंगा तो इसको ज्वाइन करके मिड पॉइंट भी यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी को अगर मैं यहां कर देता हूं तब मिड पॉइंट लेट से यहां चला गया, ए को यहां ले आता हूं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट रहेगा तो अंदर ही। ठीक है? ए को मैंने यहां ले लिया, बी को यहां ले लिया, अभी भी आपका अंदर ही रहेगा। बी को कहीं भी कर दो, लो
बी को यहाँ कर दिया, ठीक है, बी को यहाँ, हाँ मतलब ये वाला तो पहले वाले केस है, ठीक है। तो इन सभी केसेस के अंदर जो मिड पॉइंट है ना वो यही लाई कर रहा है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, वो वाला केस देखते हैं। तो दिक्कत यहां पर आएगी जब आप ए को यहां पे लोगे, बी को यहां पे लोगे, जब इसको ज्वाइन करोगे ना, जो मिड पॉइंट है ना वो आपका बाहर जाएगा, तब यहां पर नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब इस केस के अंदर ना चांसेस है बाहर जाने के, ऐसा नहीं है कि हमेशा बाहर जाएगा। क्या पता, लेट से मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, ए मेरा यहाँ पर है, बी मेरा यहाँ पर है, अगर अब आप ज्वाइन करोगे तो लेट से मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, लेकिन अगर मेरा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तब मिड पॉइंट देखो ये बाहर है। तो मतलब सिर्फ इसी केस में आपका मिड पॉइंट बाहर जा सकता है, ओके। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि किस केस में बाहर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी तो निकालेंगे, रुको अभी, ठीक है। अब आप आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि कर बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है, ज्योमेट्री के साथ प्रोबेबिलिटी का खेल है। अब करते हैं इसका थोड़ा सा शुभारंभ इस क्वेश्चन का, ये आप सिनेरियो समझ गए। तो मैं ऐसा करूं कि मैं सभी केसेस लेने से बढ़िया ये केस कर देता हूं ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अंदर लाई करे, मैं बाहर लाई करवा देता हूं उसको। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर लाई करे, वो करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब मेरा मोटिव क्या है कि मैं ए को लूंगा यहां पर, बी को लूंगा यहां पर, और कितनी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये बाहर लाई करे, ठीक है। मैं बाहर लाई करवाना चाह रहा हूँ इसको। अब इसके लिए थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजन वगैरह लेट करो, विदाउट लॉस ऑफ WLOG, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसको मैंने 0,0 1 यूनिट का है तो 1,0, पीछे को -1,0, ऊपर को 0,1 माना, और नीचे को आपका 0,-1 माना, ठीक है। यूनिट्स मैंने मान लिए थोड़े से। अब ए आपका कुछ भी लेट से x, y है, और बी आपका लेट से a, b कुछ भी है, क्लियर। अब आप समझते जाना अच्छे से क्वेश्चन ये। सबसे पहले x आपका कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, x आपका a का x कोऑर्डिनेट है, तो मतलब ये -1 से लेके 0 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x कैन बी -1 से लेके 0 तक आपका जा सकता है। b है जो आपका जो y है आपका, वो यहाँ से यहाँ दैट इज 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो 0 से लेके 1 तक आपका ये हो सकता है। सिमिलरली a मेरा 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और b है जो मेरा बेसिकली -1 से 0, ये आ गया आपका, क्लियर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेट से है m, और मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + a/2 y + b/2। देखा जाए हमने ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैं क्या चाहता हूँ, एल रीजन के बाहर रहे, बाहर मतलब यहाँ पर रहे। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एम है ना मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि x + a/2 एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव हो, और y + b/2 बेसिकली आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, समझ गए। तो यहाँ से बेसिकली x + a आपको पॉजिटिव चाहिए, y + b भी आपको पॉजिटिव चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं ये करना चाहता हूँ। अब आपके पास ये वाला डाटा है, इससे ये डाटा की कैसे मतलब हैंडल करते हैं ये देखिए। इसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा, x आपका कहाँ से कहाँ है, -1 से 0, और बेसिकली x आपका -1 से 0 है, ठीक है। और a आपका 0 से 1 है बेसिकली, तो a आपका है 0 से लेके 1,
ठीक है, ये आ गया ए। तो पता नहीं आपने ये चीज़ की हुई है या नहीं पहले, बट देख लीजिए अगर नहीं की। मुझे x प्लस ए करना है। अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे ए 1 है, x -1 है, तो ओवरऑल सम 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पर x आपका 0 है और a भी 0 है, तो ओवरऑल आपका ये आ गया 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं, हर एक लाइन पर आपका x प्लस ए 0 ही रहेगा। चेक कर लीजिए। जैसे थोड़ा सा सिमिट्री के लिए मैं यहां पर आता हूं, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.5। इस पॉइंट पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, और -0.5 प्लस 0.5 इन दोनों का सम बेसिकली क्या होगा, 0। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए, लेट से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है कि a 1 है, x 0 है, तो टोटल सम है 1। तो ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल का, इसके अंदर x प्लस ए आपका पॉजिटिव है। सिमिलरली ये जो रीजन है इसके अंदर x प्लस ए नेगेटिव है, और ये जो लाइन है आपकी, लाइन पर x प्लस ए 0 है। समझे? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि x प्लस ए पॉजिटिव होगा। प्रोबेबिलिटी x प्लस ए ग्रेटर देन 0 की होगी हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी y प्लस बी की भी क्या आएगी, हाफ। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता था कि ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, अब आप, मेरी रिक्वायरमेंट थी x प्लस ए पॉजिटिव हाफ प्रोबेबिलिटी से, y प्लस बी भी पॉजिटिव हाफ प्रोबेबिलिटी से। फिर उसके बाद ठीक है, ये आ गया आपके पास, ओके, ये दोनों मैंने पॉजिटिव कर दिए। और कुछ है आपके पास, एक सेकंड रुकिए, ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करवा दी, वो आपका पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, और ठीक है। हाँ, एक और रीज़न, ए इस डब्बे में आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले ए को लाना भी तो पड़ेगा। पूरा सही प्रोसेस ये नहीं है लिखने का, मैं वापस लिखवाता हूँ। पहले ए मेरा इस डब्बे में आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है इन तीनों डब्बों में से 50 मतलब 33 33 33 सभी सेम थे ना, तो 1/3 चांसेस है कि मेरा ए इसमें आए। बी मेरा उस डब्बे में जाए, उसके चांसेस भी 1/3 हैं। फिर उसके बाद वो आ गए वहां पर, उनका मिड पॉइंट मुझे फर्स्ट में लाई करवाना है, उसके लिए x प्लस ए पॉजिटिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, y प्लस बी भी पॉजिटिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। ठीक है, लेकिन ए और बी खुद में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। ये सभी केसेस तब भी तो वैलिड है कि जब बी यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए। तो मैंने ओवर काउंट कर लिया केसेस, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जिससे बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया, 1/18। 1/18 वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका मिड पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझसे पूछा क्या जा रहा था, मुझे वो प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि वो यहां पर लाई करे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी लाई इनसाइड, ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लाई आउटसाइड। मैंने लाई आउटसाइड की निकाल ली, तो ये आ गया 1 माइनस 1/18, दैट इज 17/18, और इन दोनों का सम 35 आ गया। तो 035 आपका करेक्ट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पाए हो खुद से, तो यकीन मानिए फिर आपका लेवल काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो वेरी गुड। मतलब ओ ऑल्दो सभी ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बट ये एक अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी,
ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए बी बी सी सी ए दिया है, ए बी है 13, बी सी है 15 और सी ए है 17। डी आपका ए बी पर पॉइंट है, ई बी सी पे, अच्छा डी ई एफ आपका बेसिकली पॉइंट है। तो लेट से डी मेरा ये रहा, ई मेरा ये रहा और डी ई, ऐसा करते हैं, डी को यहाँ पे थोड़ी सिमेट्री भी बना लेते हैं ना, फिगर अच्छा बनेगा फिर। डी ये रहा, ई ये रहा, एफ ये रहा। क्लियर। ए डी आपका पी टाइम्स ए बी है, ए डी बेसिकली ये वाली लेंथ है पी टाइम्स ए बी, ठीक है। डी ए डी आपका पी टाइम्स ए बी आ गया। बी ई, बी से ई बेसिकली ये क्या है, क्यू टाइम्स बी सी, तो ये आ गया क्यू टाइम्स बी सी, ठीक है। और सी एफ है आर टाइम ए सी, तो ये आ गया आर टाइम ए सी। ए बी बी सी आपको गिवन है बट बाद में यूज़ कर लेंगे वो। पी क्यू आर बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये डाटा आपको गिवन है। इस डाटा का देखते हैं क्या यूज़ है। पी प्लस क्यू प्लस आर 2/3 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बेसिकली आपने क्या किया कि यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल आपको शो कर देते हैं, डी ई डी ई एफ एक ट्रायंगल बना, उसका एरिया टू द रेशियो आपको बेसिकली ए बी सी का एरिया बताना है, उसको m बाई एन में लिखा है, m बाई एन बताने के। एरिया को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो डी ई एफ अपॉन ए बी सी। क्लियर। डी ई एफ के एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी सी का एरिया, इसमें से ये वाला एरिया हटा दो ए डी एफ, ये वाला हटा दो बी डी ई, और ये वाला हटा दो, ये क्या है बी डी ई सी एफ ई, सी एफ ई हटा दिया, तो ऊपर वाला बेसिकली मेरे पास ही आ गया, और डिवाइडेड बाय ए बी सी का एरिया। क्लियर। अभी किया क्यों है ये आप देखना, आपको पता लगेगा। यहाँ पर बेसिकली मुझे अब ए बी सी तो 1 नहीं है, मुझे ए डी एफ अपॉन ए बी सी निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। ए डी एफ अपॉन ए बी सी, ए डी एफ का एरिया अगर मैं देखूं, हाफ इंटू दो सम, कैसे हाफ आसपास वाली साइड्स, ए डी इंटू ए एफ, ए डी इंटू ए एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो ये आ गया साइन ऑफ एंगल क्या है डी ए एफ, डिवाइडेड बाय ए बी सी का एरिया। ए बी सी का एरिया इस तरीके से लिखूंगा कि ये वाला एंगल इंक्लूड कर लूं, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम दैट इज बी ए सी। अगर अब आप ध्यान दो, जो डी ए एफ है ये एंगल, बी ए सी ये एंगल, तो बेसिकली ये आपका कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ए डी अपॉन ए बी, अब ये देखिए क्या आ गया, ए डी आपका कितना गिवन है पी टाइम्स ए बी, ठीक है, तो ये आ गया पी टाइम्स ए बी, और ए एफ आपका क्या गिवन है, ए एफ आपका बेसिकली गिवन है ए सी माइनस आर ए सी, ठीक है, तो बेसिकली 1 माइनस आर ए सी है ये, ए एफ आपका क्या गिवन है 1 माइनस आर ए सी, और डिवाइडेड बाय ए बी, और ये आ गया ए सी, तो ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, तो आपके पास ये जो रेशियो आया वो आया P इंटू 1 माइनस आर। आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये रेशियो P इंटू 1 माइनस आर है। सिमिलरली जब आप बी डी ई अपॉन ए बी सी, बी डी ई
अपॉन ए बी सी का निकालेंगे तो सिमिट्री देख पा रहे हो, या फिर करवाऊं? चलो एक और करवा देता हूँ, अगले वाला आखिरी ऐसे लिख देंगे। मैंने बेसिकली कॉपी बना ली है और यहाँ पर आपका ये पड़ा है, ये वाला पार्ट, चलो लिख दे रहे हैं वापस। अगला कौन सा था? बी डी ई अपॉन ए बी सी, हाफ बी डी ई के अंदर ये वाला एंगल ले लूँगा मैं, क्योंकि ए बी सी में भी ये वाला एंगल ले लूँगा मैं। तो हाफ इंटू बी डी बी सी, सॉरी बी डी बी ई और साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी बी ई, हाफ ए बी सी में आ गया ए बी बी सी साइन ऑफ एंगल ए बी सी। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब बी डी आपका क्या गिवन है? बी डी इस बार होगा 1 माइनस पी ऑफ ए बी, तो ये आ गया 1 माइनस पी, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी ही है आपका क्यू बी सी, बी सी से बी सी गया, ये आ गया 1 माइनस पी इंटू क्यू। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास। पहले वाला क्या था? 1 माइनस आर इंटू पी, फिर आया 1 माइनस पी, अगला क्या आ जाएगा? 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू इंटू आर। सिमिलरली अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो बेसिकली आपका इसकी वैल्यू देखो क्या है, 1 माइनस, अब जो रेशियो था ना उसकी वैल्यू देख लो, 1 माइनस, यहाँ पे लिखना था क्या वैल्यूज थी यार, भूल ही जा रहा हूँ मैं भी, 1 माइनस पी इंटू क्यू, तो बेसिकली ये थी आपकी 1 माइनस पी इंटू क्यू, माइनस एक वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 माइनस आर इंटू क्यू, मतलब 1 माइनस आर इंटू क्यू, और एक वैल्यू आपकी आएगी, फर्स्ट वाली क्या थी, 1 माइनस पी पी क्यू और पी आर, 1 माइनस आर इंटू पी, 1 माइनस आर पी के साथ था, सॉरी। ठीक है, तो फिर ये 1 माइनस क्यू, ठीक है, पी दो बार आ गया और ये आर आ जाएगा, फिर देख लो, आर दो बार, क्यू दो बार, पी दो बार, ये आपके पास आएगा। क्लियर? अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस क्यू पी आर, तो बेसिकली पी क्यू आर माइनस माइनस प्लस का बनेगा, प्लस पी क्यू क्यू आर आर पी। ठीक है, 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी। देखिए आपको क्या डाटा गिवन है, पी प्लस क्यू प्लस आर 2/3, और ये डाटा गिवन है, बस यहाँ से 2/3 2/5 यहाँ से निकाल लो, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर कर दो, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 4/9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट इज 2/5। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू क्यू आर। ठीक है, सिंपली इसका स्क्वायर करके मैंने ये निकाल दिया। अब देख लो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 माइनस 2/5, और ये आ गया हाफ, ये पूरी वैल्यू जो भी है, तो ये आया 20 में से 18, 20 18 2 2 से 2 गए, 1/45 है क्या, मुझे इसकी पूरी वैल्यू 1/45 दिख रही है। लग तो यही रहा है, देखें एक बार, 2/3, तो बेसिकली 1/45, 45, 15 2 30 और 1,
तो ये आ गया 16/45, 16/45। ये भी बेसिकली सम बताना था क्या? 16/45 आपका 40, 50 और 61, 061, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। काफ़ी काफ़ी वेरी गुड, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। देखा जाए तो कुछ नहीं हमने किया है, सिंपल एक एरिया का फॉर्मूला लगाया है, हाफ दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच के साइन का एंगल। ठीक है, लेकिन स्टिल ये चीज़ हिट कर पाना कि इसको ऐसे कर सकते हैं, वही अपने आप में पेपर प्रेशर में ये चीज़ सोचना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। चलो अगला है, रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर ए बी सी आर द पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी। कहते हैं कि ये एक क्यूबिक है, इसका जो रियल रूट है ना उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो ए बी सी बता दो क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन ना यकीन मानिए या तो बहुत ज़्यादा इजी या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन मतलब थोड़ा इसका पहला स्टेप सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 8x³ इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x+1। अब ये बहुत तुक्के का गेम है कि आप या तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ऐसे क्वेश्चन की, और लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। लेकिन जेईई एडवांस के अंदर आया हुआ है एक ऐसा क्वेश्चन। हम बेसिकली क्या करेंगे, दोनों तरफ x³ ऐड कर देंगे, 9x³ x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, तो ये कुछ नहीं अगर देखा जाए तो आपका बेसिकली क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल पे क्वेश्चन है ये। अब पास्कल ट्रायंगल अगर किसी को याद रहता है कि उसका पैटर्न क्या होता है, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ठीक है, वही इस टाइप का क्वेश्चन कर सकता है। इसका एक अच्छा वर्जन जेईई एडवांस आई थिंक 2016 था। बेसिकली पी वहाँ पे नॉन रियल रूट होता है, वो वाला एक क्वेश्चन था। उसके अंदर जो पहला स्टेप और इसका जो पहला स्टेप है वो सेम है। उसके अंदर भी अगर पास्कल्स ट्रायंगल का अगर आपको वो फिगर याद रहता है, वो वैल्यूज याद रहती है। यहाँ पर याद करने वाली ये बात है कि 1331 एक फिगर मुझे याद है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये आपकी x+1 का होल क्यूब है। उसके अंदर आई थिंक x+1 की पावर 4 थी, 1 4 6 4 1 ये पैटर्न था। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास और ये आ गया 9x³। बट मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर स्टेप कहूँगा मैं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो वो कुछ अलग ही था क्वाड्रेटिक का, बट जो सिमिलर स्टेप है ना वो है। देख रहे हो, फिर AIME के क्वेश्चन अब मुझे एडवांस ने इनसे लिए क्योंकि वो 2016 का था, ये 2013 का, आई थिंक 16 17 का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब ये वेरी वेरी हार्ड टू हिट, ये वाली जो बात है हिट करना, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये जिसने कर लिया फिर उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन यही चीज़ हिट करना बहुत मुश्किल है यार। 1331 बस कोई ऐसे नींद में बोल रहा है और उसको याद आ गया फिर ठीक है। अब बस सिंपली आप देख लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट अगर मैं लूँगा तो 9 3x इज इक्वल टू x+1। तो यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/9 का क्यूब -1। ठीक है, लेकिन ये भी अब देखो, ये तो इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है। थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है a³ - b³ की, लेकिन ये a की पावर 1/3 टाइप का कुछ है। ठीक है, a³ - b³ लगाने का बहुत ज़्यादा जी कर रहा है और इसको लगाते हैं, लेकिन देख लो कैसे लगाते हैं। आपको पता है कि a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + b² + ab। ठीक है, अगर मैं, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो बेसिकली ये a - b लिखा हुआ है। अगर मैं इसको a² + b² + ab दे दूं तो ये ओवरऑल a³ - b³ बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैंने दिया a का स्क्वायर
इसका स्क्वायर बेसिकली 9 की पावर 1/3 का स्क्वायर 9 की पावर 2/3 प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, प्लस ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका यही होगा 9 की पावर 1/3। ठीक है, और यही चीज मैंने ऊपर लिख दी। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना वो देगी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो बेसिकली क्या आएगा 9, 9 माइनस 1 का क्यूब 1, 9 माइनस 1 आ गया 8। ठीक है, ऊपर है आपका ये लिखा हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिखता हूँ। 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये लिखा हुआ है 81 की क्यूब रूट प्लस 1। इस फॉर्मेट में पहले इसको लिखते हैं, फिर 9 का क्यूब रूट प्लस 1। फॉर्मेट अब देख लो, सेम बन गया। ए बी सी 81 9 90, 90 प्लस 8 98, ए प्लस बी प्लस सी 98 आ गया। करने को बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी हार्ड। ये वाला जो स्टेप पहला सोच पाना, मतलब तुक्के की बात है अगर हिट कर गया तो, बट एज सच बहुत मुश्किल है। उसके अलावा तो फिर आप हिट एंड ट्राई लगाते रहो, नहीं कर पाओगे उससे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। बट आप ये बात देखिए, ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुके हैं, तो मेंस में भी क्या पता आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी IOQM जेई सभी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके परस्पेक्टिव। अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बेसिकली क्या कह रहा है, एक राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, हैज साइड्स ऑफ द इंटीग्रल लेंथ ABC उसकी लेंथ है, और A लेस देन और इक्वल टू B लेस देन और इक्वल टू C टाइप का कुछ है। एक प्लेन, प्लेन बेसिकली क्या कि जैसे नोटबुक टाइप आप ले लीजिए। ठीक है, ये एक नोटबुक है, और अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द पी कट्स P इनटू 2 प्रिज्म। मैं आपको थोड़ा सा पहले विजुलाइज करवा देता हूँ कि क्या कह रहा है ये। आपके पास कुछ एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इस टाइप का आपका प्रिज्म है, ये देखिए। इतनी ही ड्राइंग आती है मुझे, और इस हिसाब से मैं समझ भी जाऊंगे। तो ये आपका ऐसे 3D में थोड़ा दिख रहा है प्रिज्म। इसकी बेसिकली इंटीग्रल साइड्स आप लगा लीजिए, जैसे कि मैंने इसकी हाइट A मान ली, विड्थ B मान ली, और ऐसे लंबाई C मान ली। ठीक है, एक प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द P, मतलब वन ऑफ द फेस, लेट से ये एक फेस है, इसके पैरेलल ये आया। ठीक है, वो क्या करेगा कि उसको ऐसे काट दिया बीच में से, ऐसे मैंने काट दिया, मतलब ऐसे काट दिया। तो काटने से क्या हुआ कि ये दो रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स बन गए। ठीक है, अब आप ये ध्यान दें, आगे क्या लिखा हुआ है, और वो दो मतलब प्रिज्म्स है ना सिमिलर है एक दूसरे के। लेट से जो इस पूरे प्रिज्म को तो P बोल रहा है, इसको जब मैंने काटा और उससे बना वो P डैश बन गया। अ प्लेन पैरेलल टू द वन ऑफ फेसेस P कट्स P इनटू, ठीक है, मैंने उसको P डैश बोल दिया। लेट से आपने ऐसे 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 काट दिया। ठीक है, ऐसे ये आगे वाला एक हिस्सा, एक पीछे वाला भी प्रिज्म बन गया। एक थोड़ा 3D में सोचना, क्लियर। और एक बात ये कही कि उसकी नॉन जीरो वॉल्यूम है। नॉन जीरो वॉल्यूम का मतलब मैं समझाता हूँ अभी। बी की वैल्यू आपकी 1995 है 1995 में ही आया था ये क्वेश्चन। तो ABC के कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं कि तो दैट ये जो प्लेन हम बात कर रहे हैं ना वो एग्जिस्ट करे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझना ही आप में, मतलब थोड़ा मेंटल लेवल आपका देखा जाएगा। अब आप एक बात देखो, जैसे कि मैंने इसको काटा, इस प्रिज्म को, एक मेरा ये वाला टुकड़ा है और एक ये पीछे वाला टुकड़ा है। ये जो आगे वाला टुकड़ा है, इसके कौन से डायमेंशन चेंज होंगे, इसकी हाइट और पीछे वाली की हाइट अभी भी A ही है दोनों की। इसकी चौड़ाई भी B है, पीछे वाले की चौड़ाई भी B है, लेकिन इसकी लंबाई C है, मतलब ओवरऑल C लंबाई थी, लेकिन लंबाई अब चेंज हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि 3 में से 2 डायमेंशन आपके सेम रहेंगे जब आपका प्लेन एक फेस के पैरेलल होगा।
ठीक है, मैंने ये वाला प्लेन आपको दिखाया कि इस फेस के पैरेलल है। लेट से मेरा प्लेन ऐसे था, ये जो नीचे वाला रेक्टेंगुलर बेस है ना, मतलब यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, इसके पैरेलल मैंने काट दिया इसको, तो उससे क्या होगा, सी सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, लेकिन इस बार ए चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट से मैंने क्या किया कि इसको ऐसे काट दिया, टक ऐसे बीच में से चीर दिया, उससे क्या होगा, सी सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, लेकिन इस बार बी बदल जाएगा। तो तीनों ही केसेस में आपके दो फेस हैं वो तो डेफिनेटली सेम ही रहेंगे। ठीक है, एक फेस चेंज होगा आपका। अब लेट से, अब कुछ बातें लिखते हैं। लेट डायमेंशंस ऑफ, जो दूसरा प्रिज्म है ना, उसके मैंने डायमेंशन माने पी डैश के बी, एक्स वाई जेड और एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, एक्स आपका नया जो प्रिज्म है, और अगर ये दोनों सिमिलर थे तो साइड रेशियो में होंगे ना, तो मतलब एक्स बाय ए वाई बाय बी के बराबर होगा और जेड बाय सी। सिमिलर क्या था कि जो प्रिज्म आपका बना, इनिशियली जो प्रिज्म था दैट इज आपका ओरिजिनल प्रिज्म ए बी सी वाला, उसके साथ सिमिलर होगा। तो ये मैंने लिख दिया, सिमिलर है तो साइड रेशियो में होंगे। अब क्या ये चीज 1 के बराबर हो सकती है, यस और नो, खुद से पूछो। 1 होने का क्या मतलब, एक्स ए के बराबर, वाई बी के बराबर, जेड सी के बराबर। लेकिन मैंने अभी आपको चीज एक दिखा दी कि इस केस में दो डायमेंशन तो सेम है, एक डायमेंशन चेंज होगी ही होगी। तो मतलब ये तीनों आपके, मतलब एक्स ए के बराबर, वाई बी के बराबर और जेड सी के बराबर साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। अगर ये हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए के बराबर था, वाई बी के बराबर और जेड सी के बराबर। तो मतलब पुराना जो प्रिज्म था उसके डायमेंशन ए बी सी थे, नया जो प्रिज्म था उसके डायमेंशन एक्स वाई जेड थे, दैट इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब जो कटा दूसरा प्रिज्म वो तो जीरो वॉल्यूम का कट गया ना, समझ गए। ये जो बोल रहा था ना नॉन जीरो वॉल्यूम, इसका ये मतलब था कि ऐसा प्लेन मत काट देना जैसे कि मैंने यहां से काट दिया ये प्लेन, तो प्रिज्म को काटा ही नहीं उसने, फेस के पैरेलल तो है लेकिन उसको काटा ही नहीं, जिससे जीरो वॉल्यूम का प्रिज्म क्रिएट हो गया। तो ये आपका आ गया जीरो वॉल्यूम केस। क्लियर। तो एक्स वाई जेड नई डायमेंशन ए बी सी से तो छोटी ही है ना, तो मतलब एक्स बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी बराबर तो होंगे, लेकिन ये लेस देन 1 होंगे। ठीक है, और 1 से बड़े तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड को नई डायमेंशन माना है। ठीक है, इतना समझाने में भी ये ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे ऑर्डर ट्रिपल आपके फाइंड आउट करने की कितने आएंगे, और बी तो पहले ही 1995 में गिवन है मुझे। ठीक है, अब एक बात देखो, y क्या क्या हो सकता है, y क्या क्या हो सकता है। y मेरा z तो हो नहीं सकता क्योंकि y x हो सकता है। एक सेकेंड, मैं क्या कह रहा था कि अगर मेरा y b हो गया, ठीक है, तो b होने से बेसिकली क्या होगा कि ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये रेशियो मुझे 1 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली y आपका या तो x होगा या z होगा, लेकिन z है वो y से बड़ा है, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि z बाई बी आपका जो रेशियो है ना वो 1 से ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली जो z है ना आपका a हो सकता है, सॉरी y आपका a हो सकता है। क्लियर, तो y कैन बी इक्वल टू a, क्योंकि a अपॉन b आपका 1 से कम होगा और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और y आपका a आ सकता है, और जो z है आपका वो मुझे c से छोटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि c के बराबर होगा तो 1 बन जाएगा, c से छोटा या तो a होगा या b होगा। ठीक है, और y को मैंने a ले लिया है तो z को मुझे b लेना पड़ेगा। अब आप चीज समझ गए हुआ क्या है, हमने ये चीज देख ली कि जो दो डायमेंशन थे ना,
बेसिकली आपके y और z नई डायमेंशन से वो पुरानी दो डायमेंशन के बराबर है। तो स्टार्टिंग में जो तुझे समझाया नहीं था कि दो डायमेंशन सेम रहेंगी, एक चेंज होगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपकी मैंने ये दिखा दिया कि कैसे दो सेम है, एक चेंज होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब अगर हम देखें तो बी आपका 1995 है। अगर इसके अंदर अब मैं पुट करता हूँ बस डायरेक्टली, तो ये आ गया x बाय ए, y मेरा क्या है a के बराबर, a बाई बी मेरा क्या है 1995, और c में z मेरा क्या है b के बराबर, दैट इज 1995, और c आ गया मेरा ये। क्लियर। तो यहाँ से जो ए सी आ गया आपके पास वो आ गया 1995 का स्क्वायर, ठीक है। 1995 के बेसिकली मैं प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, आप क्या आएंगे 3 5, एक सेकेंड, मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर लिखे पड़े हैं, मैं पहले ही कर दे रहा हूँ, ऐसे टाइम लगेगा हमारा। तो बेसिकली इसके फैक्टर हैं 3 5 7 19, तो ये आगे आएगा 3 5 7 19 और स्क्वायर है तो 3 5 7 और 19, ये आपके आगे ए सी के प्राइम फैक्टर्स। और बी तो आपका फिक्स ही है, बी तो आपका 1995 है। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या था कि ऑर्डर ट्रिपल, बी आपका फिक्स है, बी के पास एक ही चॉइस है फिल करने की, दैट इज 1995 से फिल कर दो। अब ए और सी आपका क्या क्या हो सकता है वो देखो। तो बेसिकली ए सी आपका ये आ गया, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, तीन को या तो मैं लूँ ना, या एक लूँ, या मैक्सिमम दो ले सकता हूँ, तो ये आ गया 2+1 नंबर ऑफ फैक्टर्स। 5 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 2+1, 7 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बेसिकली ओवरऑल मैं निकाल रहा हूँ तो 2+1। क्लियर। तो ये आ गया 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो ये आगे 81 टोटल केसेस हैं बेसिकली, ओके। ये आगे 81 टोटल केसेस, लेकिन इन सभी केसेस के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था कि a लेस देन बी लेस देन सी, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर सी ए से बड़ा होगा, ठीक है। वो लगभग आधे वो केसेस हैं, क्योंकि ए सी आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ केसेस वेयर ए आपका लेस देन सी होगा, तो वो क्या आएगा 81/2 का GIF ले लो, तो ये आ गया 40। तो 40 एक आपके ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ए सी से छोटा होगा, बी आपका 1995 होगा। वो वाला केस कौन सा होगा, जब ए सी के बराबर होगा, जीरो वॉल्यूम वाला केस, ठीक है। तो आपको बेसिकली ए बी सी के ट्रिपलेट्स बताने थे, दैट इज 040। आई होप आपको ये समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ एक बार रिपीट करके वापस देख लेना, क्योंकि यही चीज़ एक बार तो समझनी, दो डायमेंशन सेम क्यों रहेंगे, ये बातें। और फिर थोड़ा सा ये दिखने में चीज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक यही था आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का यही आखिरी क्वेश्चन था। और मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए थे, ठीक है। खुद से ईमानदारी से, कुछ भी ऐसे झूठ मूठ का मत लिख देना कि मैंने 10 में से 10 कर लिए थे। मैं पहले ही मानता हूँ एज एन स्टूडेंट आप 10 में से 10 ऐसे भी नहीं कर पाऊंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि हमने डिफ़िकल्टी इसी हिसाब से रखी है सो दैट आपके लिए चैलेंजिंग हो, आप सीखें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएं, ठीक है। क्योंकि IOQM के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, JEE एडवांस में लाने हैं, बच्चों की बात तो है नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ना, तो इसीलिए तो जेन्युइनली लिखना कि कितने आपके सही गए थे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा।